किसी का कोई डाउट रह गया था? ओके, अगर नहीं रह गया था तो लेट्स मूव फर्दर देन. ओके, सो their position and the velocity will continuously change. अब हम थोड़ी ना बोलेंगे हमसे एरर हो रहा है, हम तो सिंपली यही बोलेंगे कि हमारे से we use delta. yes we are going to use this only. ठीक है, उसके बारे में भूल जाओ, सिंपल हमारा यूज यही होगा इस क्वेश्चन में, use this only. Okay, just other things we'll just forget. Now delta x is what? Delta x is representing uncertainty in position. This represents uncertainty in position and delta p is representing uncertainty in momentum. अब जिसमें momentum में mass तो constant ही रहेगा. This is representing uncertainty in momentum. Actually इसमें momentum में mass तो हमारा constant ही रहेगा, ठीक है. So it will be basically mass into change uncertainty in velocity. So it will become uncertainty in velocity. ठीक है, तो हमें यही फॉर्मूला बार बार यूज करना. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? और फिर से यहाँ पे कुछ भी नया नहीं आएगा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आने हैं. Nothing more than that, simple formula based questions, like we will discuss some of them. So for example, ma'am, h is the Planck's constant here, right? Yeah, yes, everywhere it is Planck's constant. Okay, so हाँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे एक वो दे देते हैं कहीं, कई बार ना दे गिव यू अनसर्टेनिटी इन परसेंटेज फॉर पोजीशन. जैसे वो बोल देंगे कि जो हमारा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो है 1 मीटर and the accuracy is 20%. Accuracy is 20%. मतलब 1 मीटर निकालने की accuracy 20% है, मतलब तुम क्या लोगे? This will become 20% of 1. ठीक है, and that will come out to be how much? 0.2 मीटर. तुम 1 मीटर नहीं लोगे, 1 मीटर निकाला तो वो accurate था, उसमें 20% गड़बड़ होने के मतलब वो 20% आगे पीछे हो सकता है. Getting my point? तो वो मैम एक बार पिछली साइड में टर्न कर लीजिए, पिछली स्लाइड में मैम. यस. यस मैम, हो गया मैम. ठीक है, okay. Now so I am giving you a question, try solving this. So if uncertainty in position is 0.33 picometer, what will be the uncertainty? ये तो सिंपल है. What will be the uncertainty in velocity? Uncertainty, चलो ट्राई करो. Uncertainty in velocity of the electron. In velocity of the electron. Try it out. Everyone, you just know you need to put one formula learn करना है. That is what? Delta x dot m delta v is equal to h upon 4. So values put करो and tell me answer क्या आएगा approximately. Give me the approximate answer. मुझे full answer नहीं चाहिए. 10 की मैम इसमें पाई की वैल्यू 3 रख सकते हैं मैम, पाई की वैल्यू 3 रख सकते हैं. बिल्कुल 3.14 you can do it. 3 कर करके मतलब अप्रोक्सीमेट मुझे सिर्फ 10 की पावर्स बता दो, कितना 10 की पावर्स में आंसर क्या है, और यूनिट्स बता दो बस. आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू फर्दर, जस्ट गिव मी द 10 की पावर कितनी आएगी. और किलोमीटर्स पर सेकंड आ रहा है या मीटर्स पर सेकंड आ रहा है, क्या आ रहा है वो बता दो. मैम पीएम को मीटर्स में करेंगे एच की वजह से. डिपेंड करता है तुम एच की वैल्यू क्या ले रहे हो. यस मैम, अगर एच की वैल्यू 6.6 into 10 to the power -34 लेंगे तो करना पड़ेगा. हाँ, तो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? ये एमकेएस सिस्टम है, तो मीटर्स में कन्वर्ट कर दो. तो मीटर्स में मतलब 10 raised to the power -12 में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इन kg. ओके, एंड डेल्टा v is equal to
4 into 3.14. अब डेल्टा V बता दो किसके टर्म्स में आएगा. So delta V will become 6.63 upon 4 into 3.14 divided by 0.33 को कहना राइट 1/3. थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा. बोलो लिख सकती हूँ. ओके एंड 9.1 को लगभग लिख देते हैं 9 एंड ये दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 10 raised to the power minus 43. हाँ minus 43 एंड ऊपर क्या रहेगा 10 raised to the power minus 34. देखो अप्रोक्सीमेट ऐसे हो जाएगा. 3 and 3 कैंसिल कर देते हैं. गया. ठीक है. 9 4s are मैम पाई को 6.63 से कैंसिल कर देते हैं 2 और 3 को 9 लो, मतलब अप्रोक्सीमेट तो वही आएगा ना 6.6. मैम अप्रोक्सीमेटली 1.7 1.6 आ रहा है 1.7. और मुझे डेसिमल चाहिए एक्चुअली. मुझे डेसिमल से ज्यादा मतलब ये 10 की पावर में क्या आएगा 9 10 to the power 9 यूनिट्स बोलो. मीटर पर सेकंड. मीटर्स पर सेकंड. एंड अगर हम इसको देखें तो यू कैन राइट -9 नहीं होगा. हाँ +9 सर. only 9 +9. ठीक है. एंड सो एक्चुअली जो इसका आंसर दिया हुआ है मैं अब उसमें से मैच करवा देती हूँ तुम्हारे लिए. सो इट इज गिवन टू यू एज एग्जैक्ट आंसर इज 1.78 into 10 raised to the power 8 meters per second. सो देख लो कुछ डिफिकल्टी है. सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं करना है. एनी डिफिकल्टी? नो मैम. ठीक है. नो मैम. नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो फिर. सो नाउ कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ओके सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन देख लिया. सो इफ H पॉजिटिव आयन is accelerated to 6.62 into 10 raised to the power 6 meters per second, if error is plus minus 1%, then in velocity मतलब जो हमने velocity calculate करी तो हमारा जो instrument है वो plus minus 1% की error दे सकता है. Then find uncertainty in position. Find the uncertainty in position. Try this one. Find the uncertainty in position. मैम H+ का मास इलेक्ट्रॉन के मास के हिसाब से ही लेंगे. हाँ पिटाई होगी. H+ का मास किसका? H+ के अंदर प्रोटॉन है. डोंट गेट कंफ्यूज कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही लेंगे. वहां उस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन था इसलिए इलेक्ट्रॉन लिया था डियर. यहाँ H दिया ना. ठीक है. अगर मैम एक्चुअली यही गड़बड़ करी ना, यही गड़बड़ करी तुमने तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा और बहुत छोटी छोटी गड़बड़ हो जाएगी तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा. हम अगर 2+ होता तो 2 into मास ऑफ प्रोटॉन कर देते. यस वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से करोगे ना क्योंकि प्रोटॉन का ही मास बचा रह जाएगा. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास. अगर H2+ होता इलेक्ट्रॉन का मास तो निग्लेजिबल होता है ना. तो वैसे भी हम एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन का मास लेते ही नहीं है. इट इज बेसिकली व्हाट इज मास नंबर? इट इज द मास ऑफ टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली. इलेक्ट्रॉन को तो एक कम ज्यादा कर दे रहा कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है. एटॉमिक मास ही लेना है आपने. क्लियर हुआ? मैम अगर Li+2 होता कुछ भी होता उसका एटॉमिक नंबर उसका एटॉमिक मास उसका सेम ही रहेगा क्योंकि जब भी तुम मास नंबर लिखते हो तो इट इज द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन. यू डोंट कंसिडर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि प्रोटॉन और उसके सामने इसका मास निग्लेजिबल होता है. अरे सिंपल सा लॉजिक है भाई. अगर तुम तो बेसिकली एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना. एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. यस मैम. ये दोनों मिलकर के मास बनाते हैं. इनटू
mass of one proton, that is 1.6 into 10 raised to the power minus 24 grams. या फिर मतलब तुम सीधे सीधे, अरे सिंपल सा ये तुम कर चुके हो मोल कॉन्सेप्ट में। कैल्शियम एटम का मास बोलो कितना है? कैल्शियम एटम का मास कितना होता है? 1 एटम बोला जाएगा। हाँ, तो 1 एटम बोला जाएगा तो मास क्या बोलोगे? 40 AMU, एंड यू कैन कन्वर्ट 40 अपॉन Na इन ग्राम्स। क्यों ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? और अगर इसी को मैं कैल्शियम आयन बोल दूं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, उसके ऊपर, उसके मास के ऊपर निग्लेजिबल फर्क होने पड़ने वाला है। अभी भी इसका मास 40 AMU ही रहेगा। Okay, ma'am. Yes, ma'am. That's what I wanted to clear out. Yes, ma'am. क्योंकि the mass of electron is not considered while calculating the mass of an atom. वो negligible है। 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg and 1.6 into 10 raised to the power minus 27 kg, 4 decimals का difference आ रहा है। मतलब यही है, तुम्हारे सर के ऊपर मक्खी बैठी हुई है तो तुम्हारे वेट में उसका फर्क पड़ेगा? No, ma'am. वही चीज है, इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल मक्खी की तरह है तुम्हारे ऊपर। सो किसी का आंसर आया अप्रोक्सीमेट, या फिर सिर्फ डेसिमल्स बता दो? देखो यहाँ पर एक चीज तो तुमने देख ली होगी कि वेलोसिटी डायरेक्ट मत पुट करना। यू विल बिकम 1% ऑफ 6.62 into 10 raised to the power 6, which will be how much? 4 meters per second. अब बस बाकी चीजें पुट कर दो। सो बाकी चीजें अगर हम लोग पुट करते हैं, देखो तुम चाहो तो H पॉजिटिव का जो मास है वो ले सकते हो। Ma'am, is the answer coming 0.8 into 10 raised to the power of minus 47? Yes, somewhat like this. तुम चाहो तो इसको ये भी पुट कर सकते हो, but I prefer taking it as 1 upon Avogadro's number in grams, because उससे मुझे थोड़ा दिखता है कि calculation easy हो जाता है। So I prefer to take it like that. तुम चाहो तो उसका प्रोटॉन का डायरेक्ट वैल्यू लेकर के कर सकते हो। So what will it be? हम इसका पूरा पुट करें तो हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी है। मास मैंने लिया इनटू 1 अपॉन Na, बट ये ग्राम्स में है, इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज ये मीटर्स में मैंने लिया है। सो केजी में कन्वर्ट करने का मतलब है 10 raised to the power minus 3, एंड देन ये 6.62 into 10 raised to the power 4. H I am keeping 6.62 instead of 6.63 बिकॉज उससे मेरा ये दोनों वैल्यूज अच्छे से कैंसिल हो जाएंगी, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड देन 3.14 into 4, ठीक है? So now you can check this part and this part will be easily cancelled out. I am simply left with Avogadro's number, जिसको मैंने ऊपर लिखा 10 raised to the power 23 into 10 raised to the power minus 34. नीचे क्या बचा? 4 into 3.14, and this part will come down, which will be 10 raised to the power minus 1. Check it. Is my calculation correct or incorrect? कुछ error दिख रहा है क्या इसमें? Because I'm not too good on this part. Check it out. Are you able to go with any kind of error? मैम ऊपर 6 क्यों आया? क्योंकि एवोगाड्रोस नंबर वो तो एवोगाड्रो नंबर का है, वो तो एवोगाड्रो नंबर का है ना, Na का वैल्यू मैंने पुट किया। अभी देखो हो गया ना कैलकुलेशन? मैम 10 नीचे 10 to the power minus 3 होगा ना? क्या नीचे 10 to the power बेटा ये और ये दोनों का ऐड कर दो, कितना बचेगा? सॉरी +1 होगा। नीचे 1 होगा। यस यस, माय मिस्टेक, वो 1 था, ठीक है? एंड 34 एंड ये मतलब इसको भी हम ऊपर ले जाएं तो दिस विल बिकम 10 raised to the power 35, ठीक है? एंड you can just do this much and this will become 2, so you can say 0.5 approximately 0.5 into 10 raised to the power minus क्या आ जाएगा? 12 meters, ठीक है? मतलब बेसिकली बाद में तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ कैलकुलेशन करनी रह जाती है, और जिनमें परसेंटेज एरर दिया हो या परसेंटेज एक्यूरेसी दिया हो उसमें ये एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। मैम प्लस माइनस से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? कौन सा प्लस माइनस से? मतलब एरर में जो इन्होंने रेंज दे रखी है कि प्लस 1%, नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? वो प्लस माइनस का मतलब यही है, थोड़ा बहुत अप डाउन, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंटेज में पुट करना। कैन यू गेट इट?
कैन यू गेट इट? ठीक है। यस मैम। अब कई बारी क्वेश्चन में क्या होगा, वो तुमको मोमेंटम नहीं देंगे, उल्टा काइनेटिक एनर्जी दे देंगे इंस्टेड ऑफ, और या एनर्जी दे देंगे, ठीक है। सो सपोजिंग डेल्टा ई, बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, एंड काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर सेम इन मैग्नीट्यूड. So you can say delta E is representing uncertainty in energy of the particle. तो अब ऐसे में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं, अब कैसे सॉल्व करें, हमें तो मोमेंटम पता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है. व्हाट इज, मतलब डेल्टा ई इज बेसिकली योर काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है. अब डेल्टा लग गया तो मास तो कांस्टेंट है, अनसर्टेनिटी किसकी आएगी, अनसर्टेनिटी किसमें आएगी, वेलोसिटी में. अब जो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसमें है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज m डेल्टा v. अब देखो इसको मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया, हाफ m डेल्टा v डॉट v. सो टेल मी हाउ कैन यू रिलेट डेल्टा e विथ p, हाउ कैन यू रिलेट अनसर्टेनिटी इन एनर्जी विथ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, बताओ कैसे लिख सकते हैं. इट विल बिकम हाफ ऑफ uncertainty in momentum into uncertainty in velocity. लिख सकते हैं ऐसे? Can we write it like this? Is there something wrong or is it correct? It's right. ठीक है. और I can replace this by this पे, uncertainty की जगह मैं ये put कर सकती हूँ. अब देखो uncertainty in velocity, ओके मतलब हमारी बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास क्या इक्वेशन आती थी, क्या इक्वेशन आती थी, क्या पुट करते थे, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई हम लोग पुट करते थे. कैसे करते थे कि नहीं? ठीक है. सो नाउ p, क्योंकि अभी p नहीं दिया हुआ, दो तरीके हैं, या तो p से तुम वेलोसिटी कैलकुलेट करो हाफ mv स्क्वायर करके मास ऑफ पार्टिकल करके, फिर अंडर रूट लो. अंडर रूट दिखते ही बच्चे आधे डर जाते हैं, तो इसलिए हम लोग प्रेफर नहीं करते कि हम अंडर रूट वाला क्वेश्चन कराएं. हम उसको ऐसे कर करके एक नई इक्वेशन फॉर्म कर देते, एक नया फॉर्मूला तुम्हें दे देते हैं, जिससे अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होता है, रह जाता है वहां पे एग्जाम में, तो फॉर्मूला यूज कर लेना, और अगर नहीं रह जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें पता ही है, तुम हाफ mv स्क्वायर करके वेलोसिटी निकाल लो. ठीक है, दोनों मेथड्स से कर सकते हो, लेंदी है और एक शॉर्टकट है. तो अब नया वाला जो फॉर्मूला इसकी वजह से जो टर्न आउट हो जाएगा, दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय डेल्टा 2e अपॉन v. कैन वी राइट लाइक दिस? अब देखो ग्रेटर देन का सिंबल लगा है तो 2 के फैक्टर से कोई ज्यादा, इंफिनिटी की तो वैसे ही बात चल रही है कि तुम्हारा एरर तो इंफिनिटी पे भी जा सकता है, तो अगर हम 2 का फैक्टर हटा दें तो कोई फर्क पड़ेगा? इनफाइनाइट में 2 का फैक्टर हटा दें तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? नो मैम. ठीक है. सो नाउ सी दिस, नाउ अब डेल्टा एक्स भी नहीं दिया है, पोजीशन भी नहीं दिया है. सो टेल मी डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन और वेलोसिटी को कैसे रिलेट कर सकते हो? व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी? What is uncertainty? Velocity क्या होता है? Distance upon time. So can I say uncertainty in velocity is uncertainty in position upon uncertainty in time? Can we substitute it like this? Uncertainty in time. So tell me what will be the new formula for finding the, it will become what? This. ठीक है. तो कभी कभी क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब रेयर ऑफ रेयर्स क्वेश्चन, 60-70% क्वेश्चन में तुम्हें नहीं मिलेगा ऐसा कभी, मतलब हार्डली 10% या 20% ही क्वेश्चन ऐसे आए हैं जहां पर ऐसा कुछ चेंज कर दिया गया है. सो उसके लिए आई एम मेकिंग यू मेंटली प्रिपेयर्ड बिफोर दैट, बिफोर यू हैव दैट ट्रबल. सो व्हाट इज इट? डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 pi. This can be another version of Heisenberg's uncertainty principle, where delta E is what? Delta E is what? Uncertainty in energy, and delta T is what? Uncertainty in time. In time. तो कई बारी ऐसा भी क्वेश्चन आया है
स्टेटमेंट में ज्यादातर आया है कि बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, तो उसमें इस टाइप का भी एक फॉर्मूला डेरिवेशन से आया है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये एक और वे में तुमसे फॉर्मूले का एप्लीकेशन डायरेक्टली करवा सकते। सो अब बोलो हाइजेनबर्ग में कोई डाउट? हाइजेनबर्ग में कोई डाउट? मैम 2 मतलब ग्रेटर क्यों देन का हटाया? सिंबल लगा था ना, ग्रेटर देन और इन्फिनिटी था, तो इसलिए उस 2 को हटा दिया। मतलब वो जनरली जो मतलब आता है ना सिंबल, एक्चुअली इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है, उसका स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगा होगा, तो इसलिए 2 का और फैक्टर। मैम इसमें h/4 पाई कैसे आया बेसिकली, मतलब ये कहाँ से आया? ये तो तुम्हारा वो था ना, हाइजेनबर्ग ने इसका h/4 पाई पहले ही बोल रखा था, मैंने तो उसी को डिराइव किया है फर्दर। ये इन्होंने पहले ही दिया था, मतलब इसकी हाँ। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है इसकी डेरिवेशन से। नहीं मतलब एक्चुअली कुछ अगर कभी फ्यूचर अगर पास्ट में कोई क्वेश्चन आया होता है ना इसके डेरिवेशन से रिलेटेड, तो हम ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं, बट क्योंकि हमारा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है और इसकी डेरिवेशन थोड़ी टीडियस है। ठीक है, मतलब व्हेन यू विल मतलब बेसिकली शायद आई डोंट नो कि एमएससी में शायद कराई जाती होगी, बिकॉज कुछ चीजें हैं मॉडर्न फिजिक्स की या एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो हम लोगों को बीटेक में केमिस्ट्री में कराई जाती है या फिजिक्स में भी कराई जाती है। मॉडर्न फिजिक्स में कुछ चीजें हैं जो मतलब बीटेक की जो केमिस्ट्री है ना वो तो सिंपल बायोमोलिक्यूल्स की है और फिजिक्स इज मोर अबाउट मॉडर्न फिजिक्स, सो उसमें कुछ डेरिवेशंस कराई गई थी, बट ये वाली कोई डेरिवेशन उसमें नहीं है। ठीक है, तो मे बी इन सम क्लासेस इट माइट बी देयर, अभी इस सिलेबस के पार्ट में से नहीं है, इसलिए h/4 पाई का डेरिवेशन नहीं कर रहे। ओके, कैन वी मूव फर्दर? यस मैम। तो यहाँ पर हाँ यस बोलो, समवन वांटेड टू से समथिंग। यस, अच्छा नहीं है, चलो। तो यहाँ पर हाइजेनबर्ग ने और डी ब्रॉगली ने मिल करके हमें कंफर्म कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह मूव करेगा। ठीक है, तो हमारी बोर्ड्स की थ्योरी तो फेल हो गई, मतलब वैलिड है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, 1 ऑर्बिट के लिए वो वैलिड है। तो फिर हमें मूव करना पड़ा क्योंकि वेव मैकेनिक्स चल रहा है, तो वी हैड टू मूव टुवर्ड्स अनदर थ्योरी दैट इज कॉल्ड एज वेव क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल, और ये बेस्ट मॉडल है और इसका मतलब अभी तक का बेस्ट मॉडल है क्योंकि ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करता है। वो कंसिडर करता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं एक वेव बनाते हुए सर्कुलर पाथ को कवर करता है। ओके, सो ये इसलिए बेटर मॉडल है। सो इसमें ये अज्यूम है, दिस मॉडल अज्यूम्स दैट every subatomic particle is associated with a matter का wave। ओके, अब जो वेव बनेगा, तुम्हें पता है ना डायमेंशंस कैसे होते हैं, एक्स एक्सिस में भी होते हैं, वाई एक्सिस में भी होते हैं और जेड एक्सिस में भी होते हैं। तो डायमेंशन सारे एक्सिस में होते हैं, तो जो ये वेव बनेगा वो कितने डायमेंशंस में जा रहा होगा? टेल मी, कितने डायमेंशंस में जा रहा होगा? सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग रहेगा या सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग रहेगा या तीनों एक्सिस के लॉन्ग जाएगा? तीनों एक्सिस के लॉन्ग। This model assumes that every subatomic particle is associated आगे with a matter wave, with a wave matter, क्योंकि हर एक एटॉमिक पार्टिकल जो है वो एक वेव बनाएगा। That's what they want to say. Ma'am, have you stopped screen sharing? Yeah. Just because I wanted to show you something, so that's why I stopped it. Okay, just give me a minute. Why is it coming? Okay, fine. So जैसे हमारा जो यहाँ पे वेव बन रहा था, let me, is the screen shared now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am.
Okay, 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 fine. So see, actually, क्या कहना चाह रही हूँ? What I wanted to tell you, I'll just show it over here. So supposing this is my x-axis, this is my y-axis, this is my z-axis. तो जो मेरा wave बन रहा है, वो xy plane में भी बन रहा है, yz में भी बन रहा है और zx में भी जा रहा है. मतलब जैसे जब इलेक्ट्रॉन इधर ऑर्बिट के अलोंग रिवॉल्व कर रहा होगा, तो वो ऐसे ही नहीं कर रहा होगा. ऐसे इमेजिन करो कि वो स्क्रीन के ऊपर भी वेव बना रहा होगा, स्क्रीन के नीचे भी वेव बना रहा होगा, हर एक एक्सिस में बना रहा होगा. ये तो एक्स वाई प्लेन है ना, यहाँ पे जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग इन एक्स वाई प्लेन ओनली, बट इट विल मेव इन वाई एक्स एंड जेड एक्स प्लेन. मतलब हर एक पार्ट ऑफ द रूम को कवर कर रहा होगा. ओके तो जब तुम एक कर्व बनाते हो, जैसे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो एक्स वाई प्लेन में आती है, उसमें कितने वेरिएबल्स आते हैं? एक पॉइंट को प्लॉट करने के लिए तुम कितने वेरिएबल्स यूज करते हो? 2. क्यों? क्योंकि तुम पॉइंट को प्लॉट करते हो 2 डायमेंशन में. तीन डायमेंशन में लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितने डायमेंशन आएंगे? 3. तो वही हुआ यहाँ पर. हम लोगों ने क्या किया, अब हमारी जो इक्वेशन आएगी वो भी 3 डायमेंशंस में आएगी. ठीक है, क्योंकि the wave is moving 3 dimensionally. Okay, so we also made an equation. So to represent a wave, or you can say the path of the electron, wave matlab path of the electron, we need a wave function. We need a function. ठीक है, और इस फंक्शन के वेरिएबल्स क्या होंगे? 3 डायमेंशंस में जा रहे हैं. वेव फंक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल साई, और इट विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तीनों एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ओके, साई रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये त्रिशूल की तरह है क्या सिंबल? साई, हाँ, त्रिशूल की तरह है. ग्रीक सिंबल है, जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं ना, तो उसी तरीके से ये साई एक सिंबल होता है. ओके, और जब हम साई को सॉल्व करेंगे, जो कि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है और तुम्हें सिंगल डिफरेंशिएशन ही पार्ट होता है. डबल डिफरेंशिएशन तुम्हारा बीटेक का पार्ट होता है, बीटेक मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का. तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं करते हैं, तो हम लोग इसकी सॉल्विंग नहीं करने वाले हैं. तो दिस वेव फंक्शन कंटेन्स, जो ये वेव फंक्शन है, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमें सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी. ओके, दिस वेव फंक्शन साई कंटेन्स ऑल डायनेमिक इंफॉर्मेशन. इसको सॉल्व करने पर हमें सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एटम या फिर पार्टिकल मिल जाएगी. जैसे कि वेलोसिटी पता चल जाएगी, पोटेंशियल, जैसे जो चीजें बोर्ड ने कैलकुलेट करके दी थी ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी साई को सॉल्व करने पर अपने को निकल आएगा. ठीक है, ओके. देन बोथ, क्योंकि जो हमारा वेव है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही रीजन, साई की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगी, क्योंकि जो वेव बनेगा, सी इन दिस वेव, तो जैसे अगर ये अपनी मीन पोजीशन है, ये सपोजिंग इसकी मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन के ऊपर जाएगा तो हम बोलेंगे पॉजिटिव हो गया, मीन पोजीशन के नीचे जाएगा तो बोलेंगे नेगेटिव हो गया. ये देखो, मीन पोजीशन के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मीन पोजीशन के नीचे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. सो जैसे यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू होगी अगर साई की कभी आ रही है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. Negative value of psi has no physical significance. It is just because it is representing what is the position from its mean position. Has no physical significance. Okay, it represents probability of the electron. It represents probability
of finding the electron from mean position, मतलब मीन पोजीशन से अगर पॉजिटिव वैल्यू दी है तो इसका मतलब है मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ है, मैक्सिमम साइड है, और नेगेटिव वैल्यू दी है तो मिनिमम साइड है। बस इतना ही सिग्निफिकेंस है इसका। अब एक चीज और यूज की जाती है, साई स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एक और नोटेशन हम लोग यूज करेंगे, साई स्क्वायर, जिसका मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मैम कैन यू प्लीज स्विच टू द प्रीवियस? Yes, ma'am. Previous slide. Yes. Thank you, ma'am. Okay. तो अभी हम लोग एक और नोटेशन यूज करेंगे, साई स्क्वायर, which represents probability density, or you can say probability, sorry, of finding the electron per unit volume. The electron per unit volume. ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस का नहीं है, सिंपल ये कहना चाहती हूँ कि अगर साई की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, साई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? Positive. तो बस इतना है, साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, साई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। ओके, साई स्क्वायर हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आ सकता है, बट साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, एंड इट इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एंड देन क्या हुआ, श्रोडिंगर नाम का एक बंदा आया, उसने अपनी एक वेव इक्वेशन बनाई, मतलब इस पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक इक्वेशन बनाई और उसको सॉल्व किया। फिर से ये चीज तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कई बारी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू, लेकिन श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन इज नॉट अ सिलेबस का पार्ट, नाइदर बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट। सो उसने पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन की पूरी इक्वेशन बनाई, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स वन। Okay, so this is the mass of electron, that is path of the electron along the x-axis. This is called as double differentiation. Path of the electron along the y-axis, square लगाए ना, path of the electron along the z-axis, और इसको this represents your potential energy and this is representing your E of psi is representing the total energy. इस equation को solve किया। Okay. ये सिंबल कौन सा है साई के साथ? Psi is a symbol to represent the path of the electron. साई के साथ जो जिसपे पावर्स हैं, ये d square इसलिए डेल्टा dy by dx लिखते हो ना? Yes. तो एक्चुअली वो d नहीं होता है, वो डेल्टा होता है। वो हम लोग बाय डिफॉल्ट d लिखने लगते हैं, क्योंकि डेल्टा नहीं लिखा, बार बार नहीं लिख सकते हैं, तो एक्चुअली वो dy नहीं होता है, वो डेल्टा y होता है। ओके, तुम डिफरेंशिएशन करते तो बोलते ना ऐसे, इतने छोटे रीजन के लिए बताओ क्या होगा, तो वो डेल्टा एक्स रीजन होता है, तो हमें करना होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, जिसको तुम डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हो, वो डेल्टा होता है एक्चुअली। हम इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं मैम? नहीं आते हैं, दिस इज नथिंग, यू डोंट हैव टू थिंक, बस जो क्वेश्चन आते हैं अब मैं वो तुम्हें बता रही हूँ, इस इक्वेशन के बारे में भूल जाना, ठीक है, क्योंकि फिर तुम्हारा इंक्विजिटिव माइंड कुछ चीजें पूछने लगता है, इसलिए मैंने इक्वेशन एज इन लिख दी है, बट इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब बताओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितने आंसर्स बनेंगे, कितने सॉल्यूशन आएंगे? जब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सॉल्व करते हो तो कितने पॉइंट्स आते हैं? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में कितने वेरिएबल्स होते हैं? 2। अब यहाँ x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है, तो मतलब कितने सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के? 3. बस वही तो सुनना था। तो एक्चुअली जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देयर आर 3 सॉल्यूशंस एंड दोज 3 सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग, यही बताना था बस, अब तुम्हारे काम की चीज ये है, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, वो काम की चीज नहीं थी, ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयर विल बी 3, सॉरी
Ma'am, less than 1 minute is left. We have to rejoin. Okay, fine. ठीक है. So, fine. Take a small break and join back. Is it fine now? And maybe ID of the class will change. Maybe. Okay, so be The duration of the break. Okay, ma'am. 5 minutes. Okay, ma'am. Okay.